अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। मैंने ये सोचा कि जो मैंने रिसेंटली इंग्लिश एसे और प्रेसी का बैच लिया था उसकी कुछ क्लासेस मैं पब्लिक कर दूं ताकि उन लोगों को बेनिफिट मिल सके जो ये कहते हैं कि वो अफोर्ड नहीं कर सकते फ़ी पे करना। तो इसी सिलसिले में एक लेक्चर जो मैंने कंडीशनल सेंटेंसेस पे लिया था वो आपकी खिदमत में हाजिर है। स्टार्ट करते हैं। पहले सिनोनिम्स एंटोनिम्स रिवाइज कर लेते हैं। लास्ट टाइम हमने एंटोनिम्स किए थे। एमिकेबल का एंटोनिम क्या है, कौन बताएगा? मैम यस मैम। अनफ्रेंडली। गुड। एमोरल का एंटोनिम बिलाल। मैम इसका एथिकल। ओके गुड। एनिमेटेड का एंटोनिम इकराम। एनिमेटेड का मतलब मैम है, एंटोनिम है डल या बोरिंग। एंटोनिम है डल या बोरिंग। सिनोनिम है जी एक्टिव। जी मैम। ठीक है। अच्छा जी जी अच्छा मैम, मैं एंटोनिम बता रहा था, सॉरी। ठीक है, कोई बात नहीं। एनॉमली का एंटोनिम बताएं खुशबा। रेगुलरिटी है मैम इसका एंटोनिम। ओके गुड। सायरा एंटीपैथी। सायरा आप क्लास में हैं? साकिब आप बताएं एंटीपैथी का एंटोनिम। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। आपने क्या पूछा? सॉरी मुझे समझ नहीं आई। एंटोनिम्स पूछ रही हूँ मैं, आप बताएं एंटीपैथी का अच्छा, एंटोनिम क्या है? एंटीपैथी ऑप्शंस अगर देख लूं तो आ जाएगा। ऑप्शन दे दूं? चले बताएं। प्रोफाउंडली, ऑब्जेक्शन, विलिंगनेस या एब्सटेंशन। एंटीपैथी का मतलब है किसी चीज का ना होना, मेरे ख्याल में ना किसी चीज का वो। हम्म। अच्छा मैंने तो करेक्ट ऑप्शन आपको बताया ही वो नहीं शुरू था। में जो इसका आंसर है फॉन्डनेस। ठीक है, चले। फॉन्डनेस। जी फॉन्डनेस, इसका एंटोनिम है फॉन्डनेस। हाँ तो सही है, मैंने सही कहा। हाँ हाँ ठीक सही। है, आपने सिनोनिम सही बताया। ठीक है ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं। बुक सही। नजर आ रही है सबको? यस मैम। ओके, चलें अपना माइक म्यूट करते हैं वापस। नेक्स्ट हम देखेंगे वर्ड लिस्ट नंबर 4 पे हैं हम। सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स मिक्स अप दिए हुए इसमें। सबसे पहले है अपीज। तो अपीज का सिनोनिम होता है, मैंने साथ एस लिखा हुआ है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि इसका एंटोनिम गिवन है। अपीज का सिनोनिम है प्लकेट, ठीक है, या किसी को काम डाउन करना। अगर जिनका आईआर है उनको पता होगा कि वर्ल्ड वॉर 2 के कॉजेज में से एक कॉज था अपीजमेंट ऑफ हिटलर, ठीक है, उससे याद रख सकते हैं। इसका एंटोनिम है एजिटेट। एपोजिट का मतलब होता है सुटेबल, ठीक है, और इसका एंटोनिम होगा इनअप्रोप्रिएट। तो इसका मीनिंग जो है वो अप्रोप्रिएट भी हो सकता है। एंटोनिम इसका इनअप्रोप्रिएट। एप्रीहेंड का मतलब होता है एप्रीहेंशन या एप्रीहेंड। इसका सिनोनिम है अरेस्ट और इसका एंटोनिम है सेट फ्री। एप्रीहेंड, इसमें हैंड हैंड आता है, लाइक हैंड, हैंड से याद रख लें। पंजाबी क्या बोलते हैं अपने को? अपने, हम लोग तो अपने बोलते हैं। तो हम लोगों ने इसको इस तरह से याद रखा था कि जब किसी को अरेस्ट करना होता है तो उसको बोलते हैं कि अपने हैंड्स दो, उस पे कफ्स लगाएं, हैंड कफ्स। तो उससे हमने याद किया था कि अरेस्ट। अच्छा, हैंड फ्री से भी है था। उसके बाद एप्टीट्यूड है। एप्टीट्यूड का मीनिंग तो आपको सबको पता ही होगा, किस चीज का एप्टीट्यूड, किसी चीज के लिए नेचुरल एबिलिटी होना, ठीक है, उसका है लैक ऑफ टैलेंट एंटोनिम, ठीक है। फिर एक्विलाइन।
अच्छा, एक्विलाइन का मीनिंग होता है स्ट्रेट, ठीक है, इसमें लाइन आता है, लाइन से याद रख लें, ठीक है, लाइन इन एन एक्वा वाटर स्ट्रेट लाइन, ठीक है, ओके। तो इसका एंटोनिम होगा हुक्ड। आर्काइक का मीनिंग होता है एंटिकेटेड, ठीक है, और इसका एंटिकेटेड मतलब समथिंग दैट इज एंटीक, ठीक है। तो मोस्टली क्या एंटीक, ठीक है, तो मोस्टली चीजें क्या होती हैं, आर्कियोलॉजिकल साइट्स जो होती हैं वो एंटीक होती हैं ना, ठीक है, तो आर्कियोलॉजी से याद रख लें एंटिकेटेड, और इसका एंटोनिम होगा अप टू डेट। उसके बाद आर्डर, मेरी बुक हैंग हो गई, एक सेकेंड। अच्छा, उसके बाद आर्डर है। आर्डर का मीनिंग होता है जील, और इसका एंटोनिम है एपैथी। एरे का सिनोनिम होता है अरेंजमेंट, ठीक है, और या फिर स्ट्रिप बेयर, ठीक है। स्ट्रिप बेयर, लाइक स्ट्रिप बेयर से इसका इनका हाँ कोई मीनिंग क्लियर नहीं था, तो मीनिंग इसका बेसिकली अरेंजमेंट होता है। यहाँ पे इसका सिनोनिम गिवन है, उसका मतलब भी स्ट्रिप बेयर है, ठीक है। लाइक कोई चीज स्ट्रिप्स की फॉर्म में, या फिर स्ट्रिप्स अक्सर किसी चीज के लिए हम अरेंज करते हैं, कोई मोज़ैक बनाना हो कुछ, एंटोनिम होगा डिसअरेंज, ठीक है। एरोयो, एरोयो कहते हैं अ चैनल इन वाटर, ठीक है, जिसका दूसरा नाम गली भी है, और इसका एंटोनिम हो गया अर्थ या हिल। इसके बाद है आर्टिफिस। आर्टिफिस का मतलब होता है कोई क्लेवर या कनिंग डिवाइस, जिस बंदे के पास कोई आर्ट। सॉरी मैम, ओरियो जी मैम, ओरियो का इंटरनेम कौन सा होगा? एंटोनिम अर्थ या हिल। अच्छा, इसमें लिखा हुआ है वो गलत है जी मैम। इसमें जो लिखा हुआ है इंटरनेम, इसमें क्या है? सिनोनिम है, इंटरनेम है? सिनोनिम लिखा हुआ है गली। गली मींस अ चैनल इन वाटर। यस मैम, ओके। अच्छा, उसके बाद है आर्टिफिस, ठीक है। आर्टिफिस जिस बंदे के पास बहुत अच्छा आर्ट हो किसी के साथ चालाकी करने का, ठीक है, क्लेवर या कनिंग डिवाइस को कहते हैं। इसका एंटोनिम होता है फेयरनेस, ठीक है। यहाँ पे कैंडर गिवन है, दैट ऑल्सो मीन्स फेयरनेस, ठीक है। उसके बाद देखते हैं आर्टिजान। आर्टिजान किसको कहते हैं? क्राफ्ट्समैन को। ये शायद आपको पता भी हो, सुना सुना लग रहा हो, ठीक है। इसका एंटोनिम होगा अनस्किल्ड लेबरर। एसर्टेन कहते हैं किसी चीज को डिस्कवर करने को, उसका एंटोनिम होगा गेस, ठीक है। एसर्टेन सर्टेन से, ठीक है, कोई चीज जब डिस्कवर हो जाती है तो सर्टन हो जाती है, उसका एंटोनिम गेस। एस्पेरिटी, एस्पेरिटी कहते हैं हार्शनेस को। मैंने इसको स्पिरिट से याद रखा था, स्पिरिट की स्मेल बहुत हार्श होती है। अच्छा, इसका एंटोनिम होगा गुड टेम्पर। जब आप निमोनिक्स से चीज याद रखते हो तो फिर उसका करेक्ट कॉन्टेक्स्ट अक्सर होता है कि आपके जहन में नहीं रहता, लेकिन जाहिर सी बात है ये ऐसी चीज है जो आपको जस्ट वहाँ मीनिंग पता हो कि सेंटेंस बन जाए या सिनोनिम्स एंटोनिम्स मार्क हो जाए, तो इसलिए आप निमोनिक से भी याद रख सकते हैं, क्योंकि इतने ज्यादा वर्ड्स होते हैं तो वैसे हो नहीं सकते। एसुएज कहते हैं रिलीव करने को। रिलीव के स्पेलिंग मैंने गलत लिखे हुए, रिलीव या ईज करने को। एंटोनिम इसका होगा वर्सन, ठीक है। और एस्टेरॉयड तो आप सबको पता ही है, ठीक है, लार्ज प्लैनेट। तो हमने कौन कौन से वर्ड्स देखे, एक दफा क्विकली रिवाइज करेंगे। अपीज करना कहते हैं काम करने को, ठीक है, या फिर प्लाकेट, इसका एंटोनिम हो गया एजिटेट। एपोजिट का मतलब होता है सुटेबल, यहाँ इसका एंटोनिम गिवन है इनअप्रोप्रिएट। एप्रीहेंड का मतलब है किसी को हैंड पे हैंडकफ्स लगा के अरेस्ट करना, इसका एंटोनिम होगा सेट फ्री। एप्टीट्यूड का मतलब होता है नेचुरल एबिलिटी, एंटोनिम होगा लैक ऑफ टैलेंट। एक्विलाइन का मतलब होता है स्ट्रेट, यहाँ पे एंटोनिम है हुक्ड। आर्काइक का यहाँ पे सिनोनिम गिवन है एंटिकेटेड, एंटोनिम होगा अप टू डेट। आर्डर का हमने क्या देखा, आर्डर का मीनिंग है जील, यहाँ पे इसका सिनोनिम गिवन है जील, एंटोनिम होगा एपैथी। एरे का मतलब होता है अरेंजमेंट, यहाँ पे इसका सिनोनिम गिवन है स्ट्रिप बेयर, एंटोनिम होगा डिसअरेंज। एरोयो का मतलब है, यहाँ पे सिनोनिम गिवन है गली, एंटोनिम होगा अर्थ या हिल। आर्टिफिस कहते हैं क्लेवर या कनिंग डिवाइस को, यहाँ पे इसका
एंटोनिम गिवन है कैंडर, आर्टिजान कहते हैं स्किल्ड लेबरर को या समवन हु इज, या क्राफ्ट्समैन को या स्किल्ड लेबरर को भी, ठीक है। यहाँ पे एंटोनिम है अनस्किल्ड लेबरर। एसर्टेन का सिनोनिम गिवन है डिस्कवर, एंटोनिम होगा गेस। एस्पेरिटी का यहाँ एंटोनिम गिवन है, इसका सिनोनिम है हार्शनेस, एंटोनिम है गुड टेम्पर। एसोएज का सिनोनिम है ईज करना या रिलीव करना, एंटोनिम है वर्सन। और एस्टेरॉयड कहते हैं लार्ज प्लैनेट को। जी इकराम पूछें। मैम ये जो बुक उधर ग्रुप में शेयर हुआ उसमें इस तरह मतलब मैम पॉइंट आउट नहीं किया हुआ है, मतलब उसमें बहुत वो है, अगर ये दोबारा शेयर करे वहां पे। जी मैम ये वो जो ग्रुप में बुक शेयर किया है मैम वो इसी तरह नहीं है, मतलब कुछ पे निशान लगे हुए हैं कुछ पे नहीं है मैम। मैं दोबारा Missing है शेयर उसमें कर बहुत दूंगी, चीजें। मैं दोबारा शेयर कर देती हूँ आज। और अगर आप लोगों के पास बुक खुल रही है किसी और फॉर्मेट में, क्रोम में या किसी और फॉर्मेट में, तो उसको एडोबी रीडर में खोल लें, फिर ये सारा इसी फॉर्मेट में आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, थैंक यू मैम। अभी भी आप देख लें, शायद आपके पास किसी और फॉर्मेट में खुल रही हो, इस वजह से ये सब सामने ना आ रहा हो। अदरवाइज मेरे पास भी एक दिन इस तरह का इशू हो गया था। चले मैं शेयर कर दूंगी इम्तियाज, ठीक है। मेरे पास भी ये इशू हो गया था, लेकिन वो मैंने उसका जब फॉर्मेट चेंज किया तो वो सॉर्ट आउट हो गया, ठीक है। चले आज पढ़ते हैं ठीक है। नेक्स्ट रूल्स। लास्ट टाइम हमने जो रूल्स पढ़े थे काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स के बारे में मजीद डिटेल भी पढ़ी थी, उसको नहीं देखेंगे। हमने ये पढ़ा था कि काउंटेबल नाउन के साथ फ्यू और एनी लगाते हैं, अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ लेस, सम या लिटिल लगेगा। फिर हमने देखा दो चीजों को कंपेयर करने के लिए आइदर या नाइदर यूज करते हैं, और ज्यादा चीजों को कंपेयर करने के लिए एनीवन या ऑल यूज करते हैं। फिर हमने देखा सेकंड डिग्री ऑफ एडजेक्टिव लगेगा या कंपैरेटिव डिग्री लगेगी जब दो चीजों को कंपेयर करेंगे, और सुपरलेटिव डिग्री लगेगी जब दो से ज्यादा चीजों को कंपेयर करेंगे। फिर हमने देखा कि बिटवीन और अमंग का यूज क्या है, और हमने ये भी सीखा कि बिटवीन सिर्फ दो चीजों के लिए और अमंग दो से ज्यादा चीजों के लिए ही यूज नहीं होता। हमने ये भी देखा कि बिटवीन दो से ज्यादा चीजों के लिए भी यूज हो सकता है अगर वो डिस्टिंक्ट हो, और अमंग उन चीजों के लिए यूज होता है जो डिस्टिंक्ट ना हो, किसी ग्रुप का पार्ट समझी जाती हो, ठीक है। उसके बाद हमने देखा था कि दो लोगों की एज कंपेयर करते हुए हम लोग ओल्डर किस कॉन्टेक्स्ट में लगाते हैं और एल्डर किस कॉन्टेक्स्ट में लगाते हैं। एल्डर हम बहन भाइयों के लिए लगाते हैं, एल्डर और एल्डर्स, ठीक है। फिर हमने देखा था जूनियर, सीनियर, एल्डर, इंफीरियर, सुपीरियर और एंटीरियर पोस्टीरियर के साथ टू लगता है, देन नहीं लगता। फॉर्मर और लेटर हमने कहा था कि दो चीजों के साथ जब दो चीजें मेंशन हो तब लगेगा, और फर्स्ट और लास्ट जब दो से ज्यादा चीजें मेंशन हो तब लगेगा। आज हमने कंडीशनल सेंटेंसेस पढ़ने हैं। कंडीशनल सेंटेंसेस आर वेरी इंपॉर्टेंट। बिफोर आई गो फॉरवर्ड, वैसे तो मैंने ये बात ऐसे की क्लास में करनी थी, लेकिन प्लीज जो रूल्स पढ़ते हैं उनको फिर रिवाइज भी किया करें और उनको अप्लाई करने की कोशिश किया करें। इतने ज्यादा मसले से थीसिस स्टेटमेंट में जो मुझे आज शाम के बाद रिसीव हुई है, लाइक 4 बजे के बाद, वो मैं नहीं चेक कर पाई, मैं बिजी थी काफी ज्यादा। वो मैं बता दूंगी उन लोगों को, उस पर फीडबैक दे दूंगी। बाकी काफी सारे लोगों को मैंने दे दिया था। जो चीज पढ़ते हैं उसको एज इट इज अप्लाई किया करें। रूल्स पढ़ने के बाद भी आपकी राइटिंग्स में वो मिस्टेक्स थी जो कि रूल्स में हमने पढ़ लिया था कि वो नहीं होनी चाहिए। खैर, कंडीशनल सेंटेंसेस 4 तरह के होते हैं, ठीक है, और हर एक जीरो कंडीशनल, फर्स्ट कंडीशनल, सेकंड कंडीशनल और थर्ड कंडीशनल सेंटेंसेस, ठीक है। ये क्यों यूज होते हैं? कंडीशनल सेंटेंसेस आर यूज्ड टू स्पेक्यूलेट अबाउट व्हाट कुड हैपन, what might have happened and what we wish would happen. कुछ इवेंट्स होते हैं जिनका अकर होना सर्टेनिटी होती है। कुछ इवेंट्स होते हैं जो हम किसी और कंडीशन पे बेस करके कहते हैं कि ये हो सकता है। कुछ इवेंट्स होते हैं जो हम किसी कंडीशन के लिए कह रहे होते हैं कि इससे पहले शायद ये हुआ होगा, और कुछ ऐसे होते हैं जिनके बारे में हम विश कर रहे होते हैं कि ये होने चाहिए या फ्यूचर में होंगे। ऐसी सिचुएशंस के लिए कंडीशनल सेंटेंसेस यूज किए जाते हैं, और जहां कंडीशनल सेंटेंसेस यूज होते हैं ज्यादातर उनमें इफ या व्हेन लग रहा होता है। डिटेल में देखते हैं। कंडीशनल सेंटेंसेस जैसे मैंने आपको पहले बताया
चार तरह के होते हैं, जीरो कंडीशनल सेंटेंसेस, फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंसेस, सेकंड कंडीशनल सेंटेंसेस और थर्ड कंडीशनल सेंटेंसेस। ठीक है, इन हर एक तरह के कंडीशनल सेंटेंस को यूज करने की डिफरेंट कंडीशन है और उस कंडीशन के अकॉर्डिंग जब आपने ये देखना है कि आप अपना सेंटेंस किस कॉन्टेक्स्ट में लिख रहे हैं। ठीक है, हर एक ये जो कंडीशनल सेंटेंस है इसका कॉन्टेक्स्ट बताऊंगी कि अगर फलां कॉन्टेक्स्ट हो तो उसमें फर्स्ट कंडीशनल लगेगा, अगर फलां कॉन्टेक्स्ट हो तो थर्ड कंडीशनल लगेगा। आपने अपना कॉन्टेक्स्ट देखना है कि आप जो सेंटेंस लिखने जा रहे हैं या जा रही हैं उसमें आपका कॉन्टेक्स्ट क्या है, उसके अकॉर्डिंग आप जो भी कंडीशनल सेंटेंस लिखेंगे या लिखेंगी वो आप उसके रूल के अकॉर्डिंग लिखेंगे। ठीक है, देखते हैं कि जीरो कंडीशनल सेंटेंसेस को हम कहाँ यूज करते हैं और कैसे यूज करना है। जीरो कंडीशनल सेंटेंसेस एक्सप्रेस जनरल ट्रूथ्स। ठीक है, जहां पे जनरल ट्रूथ आपने बताना है, सिचुएशंस इन विच वन थिंग ऑलवेज कॉजेज अनदर। ठीक है, जहां पे एक सर्टेनिटी है कि ये काम होगा तो उसके बदले में ये अगला काम होगा ही होगा। ठीक है, इफ दिस हैपेंस द अदर थिंग आल्सो हैपेंस। ठीक है, जहां पे जनरल ट्रूथ है, ठीक है, या सर्टेनिटी है, वहां पे हम क्या लगाते हैं, जीरो कंडीशनल सेंटेंसेस हम लिखते हैं। When you use a zero conditional, you're talking about a general truth rather than a specific instance of something. ठीक है, जनरल ट्रूथ है तो जाहिर सी बात है, ट्रूथ क्या होता है, यूनिवर्सल होता है, जब भी होगा वो काम वैसा होगा। कंसिडर द फॉलोइंग एग्जांपल्स। इफ यू डोंट ब्रश योर टीथ, देखिए हमने पीछे क्या कहा, कंडीशनल सेंटेंस में इफ या व्हेन लगेगा, यहाँ हम लगा रहे हैं इफ। ठीक है, इफ यू डोंट ब्रश योर टीथ कंडीशन हो गई। ठीक है, अगर आप अपने टीथ ब्रश नहीं करते तो क्या होगा, यू गेट कैविटीज। ठीक है, अब इसमें टेंस क्या है आगे देखते हैं। एक और एग्जांपल देखें, व्हेन, जैसे मैंने आपको बताया कंडीशनल सेंटेंस में इफ या व्हेन लगेगा, तो यहाँ क्या है, व्हेन पीपल स्मोक सिगरेट्स their health suffers, right? This always happens. If you don't brush your teeth, you get cavities. It is a general truth, right? When people smoke cigarettes, their health suffers. This also is a general truth. लेकिन इसमें ख्याल किस चीज का रखना है कि सेंटेंस करेक्ट हो। देखें, अगर एक जनरल ट्रूथ है, ठीक है, और एक आपको पता है कि एक सिचुएशन है एंड दैट विल ऑलवेज जनरल ट्रूथ है ना, ठीक है, तो हम ये नहीं कह सकते इफ यू डोंट ब्रश योर टीथ यू विल गेट कैविटीज। वो किसी और कंडीशन के लिए रूल है, वो अभी हम आगे देखेंगे। जब जनरल ट्रूथ है, ठीक है, तो हमने इसको इसी सिचुएशन में लिखना है। आगे देखें, फर्स्ट अब टेंस का देखें कि टेंस क्या यूज करना है। व्हेन यूजिंग द जीरो कंडीशनल, द करेक्ट टेंस टू यूज in both clauses is simple present tense. ठीक है, a common mistake is to use the simple future tense. अभी क्या होता है, कुछ जगहों पे मिस्टेक होती है, जैसे अभी बता रही थी, आगे एग्जांपल भी देखें। When people smoke cigarettes, their health will suffer. अब अगर जीरो कंडीशनल में आप बात करें, ठीक है, आप जीरो देखें, हम क्या देख रहे हैं, हम जीरो कंडीशनल सेंटेंस देख रहे हैं और हम ये देख रहे हैं कि वो जनरल ट्रूथ एक्सप्रेस करता है। ठीक है, जब आपने जनरल ट्रूथ की बात करनी है ना, एक बात है, उसके बाद दूसरा काम होना ही होना है। इफ यू डोंट ब्रश योर टीथ यू गेट कैविटीज, इफ यू जंप ऑफ अ क्लिफ यू डाई। ठीक है, नाउ दैट इज ऑफ कोर्स a condition, it will happen, cliff ऊंची होती है, कोई गिरेगा मरेगा ही, चलो ठीक है, at least you break bones. ठीक है, if you die off a cliff you break bones. When people smoke cigarettes their health suffers. तो जब आपने अब देखें आपने ये कहाँ यूज करने हैं ऐसे सेंटेंसेस जिसमें आपने दोनों सेंटेंसेस कॉमा से पहले कॉमा से बाद सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करना है। वो आपने तब करना है जब आपने जनरल ट्रूथ एक्सप्रेस करना है। ठीक है, तब आप जीरो कंडीशनल सेंटेंसेस लिखेंगे और आप सेकंड वाले पार्ट ऑफ द सेंटेंस में सिंपल फ्यूचर टेंस यूज नहीं करेंगे, आप विल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। आप विल का इस्तेमाल कहाँ करेंगे ये हम आगे देखेंगे। आई होप दिस इज क्लियर। दूसरी चीज नोट करें। अच्छा, फर्स्ट हमने क्या नोट किया कि दोनों पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस में हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करना है। दूसरी चीज ये है, नोटिस दैट द वर्ड्स इफ एंड व्हेन
can be used interchangeably in these zero conditional sentences. This is because the outcome will always be the same, so it doesn't matter if or when it happens. ठीक है? The time is not specified now. If you don't brush your teeth, you get your cavities. तो वो जब भी you will not brush your teeth and continuously not do it, you will get cavities, right? So if you don't brush your teeth, you get cavities. So it matter नहीं करता कि आप if use करो या when use करो, क्योंकि outcome हमेशा same ही रहेगा. First conditional sentences कहाँ use करते हैं? अब देखें. हमने क्या कहा था? जीरो कंडीशनल सेंटेंसेस में जनरल ट्रूथ होता है, यानी कि सर्टेनिटी होती है कि एक काम होगा ही होगा. फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंसेस आर यूज्ड to express situations in which outcome is likely but not guaranteed. Context different हो गया ना? Zero conditional में क्या context था? Outcome is guaranteed. First conditional sentences में outcome is not guaranteed to happen in the future. अब examples देखें. If you rest, you will feel better. Now you see, if you rest, it might be possible that you feel better. It might not be possible that you feel better, है ना? लेकिन ऐसा हो सकता है, आउटकम लाइकली है ना कि आप रेस्ट करो तो उसके बाद यू फील बेटर. ठीक है, तो जब फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस यूज करते हैं उसमें ऐसी सिचुएशंस मेंशन करते हैं जिनका आउटकम लाइकली होता है, कि ऐसा पॉसिबल है कि ऐसा हो जाएगा. दैट इज व्हाई यू यूज सिंपल फ्यूचर टेंस इन द सेकेंड पार्ट ऑफ द सेंटेंस. फर्स्ट पार्ट में आप सिंपली वही लिखेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस. इफ यू रेस्ट यू विल फील बेटर. ठीक है, दूसरा एग्जांपल देखें. इफ यू सेट योर माइंड टू अ गोल यू विल इवेंचुअली अचीव इट. नाउ हियर एज वेल, अब आउटकम लाइकली है लेकिन गारंटीड तो नहीं है ना. ठीक है, एवरीबडी गोज गिव CSS. ठीक है, सम इवेंचुअली अचीव इट, सम डोंट, लेकिन लाइकली है ना. सबकी पॉसिबिलिटी तो होती है कि सब अचीव करें, प्रोवाइडेड कि वो ग्रामेटिकल मिस्टेक्स ना करें. चलें, नोट that we use the simple present tense in the if clause and simple future tense in the main clause. ठीक है, ये पहला क्लॉज है, उसमें आप जो if वाला क्लॉज है आपका, उसमें आपने simple present tense यूज करना है और बाद वाले में simple future tense यूज करना है. ठीक है, this is how we indicate that under a certain condition as expressed in the if clause a specific result will likely happen in the future. ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशनल में दोनों पार्ट्स ऑफ द दोनों क्लॉजेस ऑफ द सेंटेंस में सिंपल प्रेजेंट टेंस, सॉरी जीरो कंडीशनल में दोनों क्लॉजेस ऑफ द सेंटेंस में सिंपल प्रेजेंट टेंस. फर्स्ट कंडीशनल में पहले क्लॉज में सिंपल प्रेजेंट टेंस, इफ वाले में, दूसरे वाले में सिंपल फ्यूचर टेंस यूज होगा. ठीक है, तो कॉन्टेक्स्ट डिफरेंट हो गया. जीरो कंडीशनल वहां जहां पे जनरल ट्रूथ है, सर्टेनिटी है. फर्स्ट कंडीशनल वहां जहां पे आउटकम इज लाइकली. आई होप दिस इज क्लियर. अब आगे देखें कि फर्स्ट कंडीशनल में मिस्टेक क्या हो सकती है. देखें, अगर आप फर्स्ट कंडीशनल जहां पे आउटकम लाइकली है, कॉन्टेक्स्ट क्या है? आउटकम इज लाइकली. ठीक है, अगर आप फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस में जो आपका इफ वाला क्लॉज है उसमें आप सिंपल फ्यूचर टेंस लगा दें, विल का यूज कर दें, तो ये करेक्ट इनकरेक्ट हो जाएगा. ठीक है, इफ यू विल रेस्ट यू विल फील बेटर. नो, करेक्ट क्या होगा? वही, इफ यू रेस्ट यू विल फील बेटर. ठीक है, एक्सप्लेनेशन में ये चीज एक्सप्लेन्ड है, दोबारा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है. यूज द सिंपल प्रेजेंट टेंस इन द इफ क्लॉज. ठीक है, अब आगे देखें. इफ यू सेट योर माइंड टू अ गोल यू इवेंचुअली अचीव इट. यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे अगेन दिस सेंटेंस इज इनकरेक्ट. क्यों? ये हम लोगों ने उस फॉर्मेट में लिख दिया है जहां पे जिसमें जीरो कंडीशनल लिखना चाहिए था. If you set your mind to a goal, you eventually achieve it. अब इसमें certainty तो नहीं है ना, हो भी सकता है गोल अचीव ना हो. ठीक है, तो यहाँ पे गलती सेकेंड हाफ में है, तो इसको करेक्ट कैसे करना होगा? If you set your mind to a goal, you will eventually achieve it. ठीक है,
एक्सप्लेनेशन में देख लें, यूज द जीरो कंडीशनल दैट इज सिंपल प्रेजेंट प्लस सिंपल प्रेजेंट only when a certain result is guaranteed. If the result is likely, use the first conditional that is simple present plus simple future. ठीक है, आप like if you want to make your short notes, you can simply write zero conditional simple present plus simple present, first conditional simple present plus simple future. आगे देखते हैं how to use second conditional sentences. Second conditional sentences are useful for expressing outcomes that are completely unrealistic or will not likely happen in the future. Consider the examples below. ठीक है, देखें सेकंड कंडीशनल में क्या होगा, हम ऐसे आउटकम्स की बात करेंगे जो तो हो ही नहीं सकते, अनरियलिस्टिक है, ठीक है, और फ्यूचर में वो हो नहीं सकते, ठीक है। इस तरह का अगर आपने इस तरह के कॉन्टेक्स्ट में कोई बात करनी है तो सेकंड कंडीशनल सेंटेंस के फॉर्मेट के अकॉर्डिंग करनी है। जैसे कि इफ आई इनहेरिटेड $1 billion, ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस, आई वुड ट्रेवल टू द मून, ठीक है। नाउ दिस इज एन आउटकम which is not likely to happen, ठीक है, या फिर it is completely unrealistic। नहीं, अभी तो it becomes realistic अभी के दौर में, ठीक है, इलॉन मस्क के साथ जा सकते हैं, लेकिन चलें छोड़े, आगे देखें। If I owned a zoo, I might let people interact with the animals more, ठीक है। Now अब जाहिर सी बात है लोगों का एनिमल्स के साथ इंटरैक्ट करना इज डेंजरस, ठीक है। सो दिस इज अ सिचुएशन व्हिच इज नॉट लाइकली टू हैपन। लेकिन आपने ये देखना है कि सेकंड कंडीशनल में आपने किस कॉन्टेक्स्ट में बात करनी है, और उसमें आप ये देखें अगेन के फर्स्ट जो इफ वाला क्लॉज है उसमें कौन सा टेंस यूज हुआ हुआ है, ठीक है, इट इज नॉट सिंपल प्रेजेंट, सॉरी, और जो सेकेंड है उसमें कौन सा क्लॉज यूज हुआ हुआ है। अच्छा चले, नोटिस the correct way to structure second conditional sentences is to use the simple past tense in the if clause and an auxiliary modal verb, for example could, should, would, might। ये modal verbs हैं, पता है ना, इनके यूज में भी अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं, ये भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। in the main clause, the one that expresses the unrealistic or unlikely outcome। देखें इफ क्लॉज में सिंपल पास्ट टेंस यूज होगा सेकंड कंडीशनल के कॉन्टेक्स्ट में, और जो मेन क्लॉज है उसमें मॉडल वर्ब यूज होगा। वर्ड इज अ मॉडल वर्ब, माइट इज अ मॉडल वर्ब, ठीक है। तो अब ये देखें सेकंड कंडीशनल किस कॉन्टेक्स्ट में यूज होना है, जब आउटकम completely unrealistic हो या आउटकम इज नॉट लाइकली टू हैपन इन फ्यूचर। और सेकंड कंडीशनल इस तरह के सेंटेंसेस लिखने के लिए पहले क्लॉज में सिंपल पास्ट टेंस यूज करेंगे, दूसरे क्लॉज में मॉडल वर्ब के साथ सेंटेंस बनाएंगे, ठीक है। जीरो कंडीशनल में क्या था, कंप्लीटली रियलिस्टिक या गारंटीड आउटकम था, और सिंपल प्रेजेंट प्लस सिंपल प्रेजेंट था। फर्स्ट कंडीशनल में क्या था, लाइकली आउटकम था और सिंपल प्रेजेंट प्लस सिंपल फ्यूचर था। और सेकेंड कंडीशनल में क्या है, कंप्लीटली अनरियलिस्टिक आउटकम है और सिंपल प्रेजेंट प्लस मॉडल वर्ब वाला सेंटेंस है। नेक्स्ट देखें, अब सेकेंड कंडीशनल में मिस्टेक्स कहाँ कहाँ हो सकती हैं, पहले क्लॉज में या दूसरे क्लॉज में होंगी। द फॉलोइंग सेंटेंसेस इलस्ट्रेट अ कपल ऑफ द कॉमन मिस्टेक्स पीपल मेक व्हेन यूजिंग द सेकेंड कंडीशनल। देखें, इफ आई इनहेरिट $1 billion, I would travel to the moon। इसका करेक्ट सेंटेंस क्या होगा, कोई बता सकता है? If I inherited $1 billion, If I inherited $1 billion, क्योंकि हमने क्या कहा था, इफ क्लॉज में सिंपल पास्ट टेंस लगेगा और सेकेंड क्लॉज में मॉडल वर्ब लगेगा। When applying the second conditional, use the simple past tense in the if clause, simple past tense, ठीक है, not present। देखें,
If I owned a zoo, I will let people interact with the animals more. I would let people. हाँ जी, यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन था कामरान, आई थिंक आपका क्वेश्चन था, वो आंसर हो गया, राइट? आपने कहा था विल शेल लगा सकते हैं या नहीं? यस मैम, इसमें मस्ट भी हो सकता है। मस्ट अगर आप लगाएंगे तो मस्ट आप कहाँ लगाते हैं? मस्ट का क्या मतलब होता है? जरूरी। ऑब्लिगेटरी होता है। जी मस्ट ऑब्लिगेटरी होता है सेंस। जी, लगा तो सकते हैं, ऑब्लिगेटरी जरूर होता है, लेकिन मस्ट मॉडल वर्ब भी तो है ना। अच्छा, यस तो मैम। आप क्योंकि मॉडल वर्ब है इसलिए लगा सकते हैं, ठीक है अच्छा हाँ जी। चलो ठीक है मैम, लगा सकते हैं ना यहाँ पे बस। जी जी लगा सकते हैं। चलें, इसका करेक्ट बता Okay, दिया ma'am. था किसी ने कि इफ आई ओन्ड अ जू आई वुड या आई माइट, ठीक है, एक ही बात है, आप जो भी लगाना चाहें। आई माइट लेट पीपल इंटरेक्ट विद द एनिमल्स मोर, ठीक है। अगेन मिस्टेक क्या है कि सिंपल प्रेजेंट के बजाय आपने माइट लगाना है। अच्छा, थर्ड कंडीशनल सेंटेंसेस को कैसे यूज करेंगे, किस कॉन्टेक्स्ट में यूज करेंगे वो देखते हैं। थर्ड कंडीशनल सेंटेंसेस आर यूज्ड टू एक्सप्लेन दैट present circumstances Ma'am. would be different if something different had happened in the past, ठीक है। और ये हम अक्सर यूज करते हैं, ठीक है, ये सेंटेंसेस हम अक्सर यूज करते हैं। देखते हैं क्या। Look at the following examples. If you had told me you needed a ride, I would have left earlier. होता है ना, ये हम अक्सर यूज करते हैं, if you had told me या had you told me, ठीक है। तो इसमें अब क्या है, देखें, थर्ड कंडीशनल हम उस कॉन्टेक्स्ट में यूज करेंगे जिसमें हम ये कहें, जिसमें हमने ये बात करनी हो कि अभी जो कुछ हो रहा है इससे डिफरेंटली हो सकता था अगर पास्ट में ऐसा कुछ हुआ होता जो हमने लिखा है, ठीक है, पास्ट में कुछ डिफरेंट हुआ होता। इसका मतलब ये है कि पास्ट में क्या हुआ, पास्ट में यू डिडंट टेल मी दैट यू नीडेड अ राइड, ठीक है। इस वजह से क्या हो गया, क्या डिडंट लीव अर्लियर, ठीक है। तो अब यहाँ पे फिर पास्ट का कंडीशन हमने चेंज करके फिर प्रेजेंट की कंडीशन में चेंज कर दी, अगर पास्ट में ऐसे नहीं ऐसे हुआ होता तो फिर प्रेजेंट में भी ऐसे नहीं ऐसे हुआ होता। इफ यू हैड टोल्ड मी यू नीडेड अ राइड आई वुड हैव लेफ्ट अर्लियर। एक और एग्जांपल देखें, इफ आई हैड क्लीन्ड द हाउस आई कुड हैव गॉन टू द मूवीज, ठीक है। अगेन इसका मतलब क्या है कि घर साफ नहीं किया था इसलिए मूवीज पे नहीं जा सके। तो अगर इफ आई हैड क्लीन द हाउस आई कुड हैव गॉन टू द मूवीज। अब देखें, these sentences express a condition that was likely enough but did not actually happen in the past, ठीक है। हो तो सकती थी, इट वॉज लाइकली टू हैपन इन द पास्ट बट इट डिड नॉट हैपन इन द पास्ट, राइट। पास्ट में क्या हो सकता था, इन्फॉर्म तो किया जा सकता था दैट यू नीडेड अ राइड, घर क्लीन तो किया जा सकता था लेकिन क्लीन किया नहीं, ठीक है। तो कंडीशन दैट वाज लाइकली इनफ बट डिड नॉट हैपन एक्चुअली, ठीक है, डिड नॉट एक्चुअली हैपन इन द पास्ट। द स्पीकर इन द फर्स्ट सेंटेंस वाज केपेबल ऑफ लीविंग अर्ली, ठीक है, बट डिड नॉट। Also, along these same lines, the speaker in the second sentence was capable of cleaning the house, but did not. These are all conditions that were likely, but regrettably did not happen. चलें है, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा फर्स्ट कंडीशनल में हम क्या बताते हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ, ठीक है, जनरल ट्रूथ्स नॉट यूनिवर्सल, जनरल ट्रूथ्स, ठीक है। तो प्रेजेंट टेंस प्लस प्रेजेंट टेंस। सेकंड कंडीशनल में क्या होता है, हम लाइकली आउटकम्स की बात करते हैं तो प्रेजेंट टेंस प्लस सिंपल फ्यूचर। थर्ड कंडीशनल में क्या होता है, हम अनसर्टेन आउटकम्स की बात करते हैं, अनलाइकली आउटकम्स की बात करते हैं तो सिंपल पास्ट प्लस मॉडल वर्ब। और सेकंड कंडीशन में, और थर्ड कंडीशन में क्या होता है, हम बात करते हैं कि प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस चेंज हो सकते थे अगर पास्ट सर्कमस्टांसेस चेंज होते, ठीक है। Note that when using the third conditional, we use the past perfect, that is had plus past participle, past perfect plus model ही use करेंगे, ठीक है।
In the if clause, the modal auxiliary that is would या could या should के साथ have लगा के फिर past participle लगाएंगे. In the main clause expresses the theoretical situation that could have happened. ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने if clause में क्या लगाया, past perfect लगाया. ठीक है, if you had told me. ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, I would have picked you earlier. ठीक है, या this could have happened, I could have gone to the movies वगैरह वगैरह. तो could लगाया modal verb, साथ have लगाया और साथ past participle लगा दिया. अब mistakes देखते हैं. If you would have told me you needed a ride, I would have left earlier. क्या mistake है इसमें, हर would have मैंने highlight किया हुआ, तो क्या होना चाहिए, Had. okay good. If you had told me you needed a ride, I would have left earlier. ठीक है, had क्या था, past perfect, right, had told. और यहाँ पे क्या हो गया, modal verb plus have plus again past participle. With third condition sentences do not use a modal auxiliary verb in the if clause. ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया था, word model ही लगा दिया था, यहाँ पे भी हम लोगों ने वो नहीं लगाना. एक और एग्जाम्पल देखें. If I had cleaned the house, I could go to the movies. इसमें क्या मिस्टेक है, I could have gone. I could have gone. have और फिर साथ gone लग Ma'am, जाएगा. I could have gone. हाँ, have के साथ Yes, ma'am. gone लग I could जाएगा. have So, gone. if I had cleaned the house, I could have gone to the movies. Third conditional mood expresses a situation that could have only happened in the past if a certain condition had been met. That's why we use the modal auxiliary verb plus have plus past participle. अब देखें, ये past है, ये भी past है, right? ठीक है, तो वो past की ही condition का बता रहे हैं. I hope this is clear. कंडीशनल्स क्लियर हुए, मैंने डिटेल में इसीलिए बताया और पिछली क्लास में इसीलिए स्टार्ट नहीं किया था कि बीच में गैप आ जाएगा, क्योंकि मुझे लग रहा था कि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें मिस्टेक्स होती हैं. आगे चलें. मैम, जी, मैम कंडीशनल सेंटेंसेस में जो दोनों क्लोजेस होती हैं, मतलब कोमा से पहले वाली और कोमा से बाद वाली, हम किसी को भी चेंज कर सकते हैं या ये मैंडेटरी है कि हमने कोमा से बाद वाली क्लोज को ही चेंज करना है? चेंज करना है से क्या मुराद है आपकी? मतलब मैम अगर मतलब आपने वो जो अभी लास्ट सेंटेंस रूल नंबर 3 में बताया, जी, थर्ड कंडीशनल सेंटेंस में, आई गेस उसमें, अब मैम वो स्लाइड कीजिएगा, मैं आपको बताती हूँ. हाँ जी, इससे भी पहले. मैम जी मैम, जी जी पूछे. मैम इससे पहले थी आई गेस, मनी वाला जो था, आई ओन द मनी. वो सेकंड कंडीशनल है. जी मैम वही. हाँ जी, मैम जैसे इधर है कि इफ आई ओन्ड अ ज़ू आई विल लेट पीपल इनहेरिट विद द एनिमल्स मोर, तो अगर हम इसमें ऐसे कर सकते हैं कि ओन वाले को चेंज कर दें, इफ आई हैड ओन्ड अ ज़ू आई कुड आई वुड आई हैव हैड ओन नहीं लगेगा ना. देखें, इफ आई हैड ओन इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि इसमें हमने क्या कहा है, इसमें हम लोग सिंपल प्रेजेंट प्लस मॉडल वर्ब लगाएंगे. मैंने पीछे आपको क्या बताया था, ठहरें. The correct way to structure second conditional sentences is to use if clause में क्या, simple past tense, सिंपल पास्ट और प्लस अगले वाले clause में क्या, model verb. मॉडल वर्ब. ठीक है, तो if I had inherited तो ठीक नहीं है होगा, मैम. फिर if I inherited होगा ना. जी मैम, ठीक है मैम, समझ लग गई. थैंक यू. चले नेक्स्ट. अच्छा, ये बस हम डिस्कस ये कर ही चुके हैं वैसे,
सारा कि क्या था, लेकिन ये इसका क्रक्स है, अगर आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लें। कंडीशन प्लस रिजल्ट ये समराइज्ड फॉर्म में है, अगर वो सारी स्लाइड्स आपने ना पढ़नी हो आप ये पढ़ लें, आपको सब कुछ याद रह जाएगा। नेक्स्ट, अच्छा, never leave the participle verb